नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे आपसे किसानों के बारे में, तो साथ ही साथ गांव देहात की बात भी करेंगे और उसके साथ बात करेंगे आवारा मवेशियों के बारे में। खासतौर से मवेशियों से हमारा संबंध सड़कों पर झुंड के झुंड जो गाय के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो एक्सीडेंट भी करते हैं, ट्रैफिक जाम भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें वो हैं जो किसानों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी नुकसानदेह होती है। उसकी वजह यह है कि आज हाई कोर्ट का एक फैसला था जिसमें सड़क पर आवारा मवेशियों के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना तय किया है। इससे मध्य प्रदेश सरकार को नए नियम बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पिछली बार जब नियम था तो एक आवारा मवेशी पर 50 रुपये फाइन होता था, लेकिन अब वो फाइन बढ़ाकर हाई कोर्ट ने कर दिया है 5,000 रुपये। आपको एक चीज़ की और जानकारी दे दें कि पहले ये व्यवस्था थी, ग्राम पंचायत से लेकर नगर निगम, नगर पालिका, वहाँ पर कांजी हाउस हुआ करते थे और आवारा मवेशी कांजी हाउस में बंद होते थे। और उसके बदले जब उनके मालिक पहुँचते थे तो कांजी हाउस में प्रति दिन के हिसाब से फाइन लगता था। अगर 10 दिन कोई मवेशी बंद है तो 50 रुपये के हिसाब से 500 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन हाई कोर्ट ने अब ये आंकड़ा कर दिया है प्रतिदिन 5,000 रुपये का। सरकार को नियम बनाने पड़ेंगे। मुद्दे की बात है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ गांव देहात से जुड़े लोग भी शामिल हैं इस चर्चा में। केदार शंकर सिरोही किसान कांग्रेस के नेता हैं। रमेश सिंह हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है, ये भी देहात से जुड़े हुए हैं। रमेश जी और केदार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश सिंह जी, मैं आपकी तरफ आऊंगा कि जो सारी दिक्कतें हैं आवारा मवेशियों को लेकर, आवारा मवेशियों से किसानों की फसल का भी संकट में रहती है, क्योंकि जिस खेत में वो आवारा मवेशी जाते हैं वो पूरा खेत चौपट हो जाता है, फसल साफ कर देते हैं। हाई कोर्ट का फैसला कितना कारगर होगा, कितना राहत देने वाला होगा? राघवेंद्र जी, ये कानून सरकार अध्यादेश लेके आ रही है और कानून भी बना ले तो ये कानून आवारा मवेशियों की समस्याओं का समाधान करता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि बामुश्किल 10% जो जानवर है उनकी ऑनरशिप ही तो सिद्ध हो सकती है। 90% जानवर ऐसे हैं जिनकी ऑनरशिप का कोई पता नहीं। बहुत दूर दूर के जानवर माइग्रेट करते रहते हैं इधर उधर, तो उनका तो पता चलने वाला नहीं है। अच्छा, इसका एक्सक्यूशन का क्या स्वरूप रहेगा? पंचायतों के माध्यम से एक्सक्यूट होगा या थानों के माध्यम से एक्सक्यूट होगा? अच्छा, एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि कांजी हाउस के रूप में अगर इसे सरकार एक्सक्यूट करती है तो ये बिल्कुल फेल रहेगा, क्योंकि पहले जानवर किसानों के अपने पालतू होते थे। अगर कांजी हाउस चला जाए तो वो उसको छुड़ा के लाना अपनी जिम्मेदारी समझते थे, अपनी संपत्ति समझते थे। आज किसान उसे अपनी संपत्ति समझने के लिए तैयार नहीं है, वो तो और अपने जानवरों को और कांजी हाउस में करे आएगा। तो अगर पंचायत कांजी हाउस को संचालित करती है तो पंचायतों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। उनका रख रखाव को पंचायत वाले उनको भगा देंगे। तो फिलहाल ये कानून सरकार ये एक प्रकार से खाना पूर्ति कर रही है, या इस कानून से जो आवारा मवेशी की समस्या का समाधान है वो मुझे कहीं से कहीं तक होता हुआ प्रतीत नहीं होता। लेकिन रमेश जी, हाई कोर्ट का फैसला है, चीफ जस्टिस ने इस पर निर्णय दिया है कि 5,000 रुपये फाइन। सरकार को कोई रास्ता तो बनाना पड़ेगा। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ स्काइप पर जुड़े हुए हैं किसान नेता केदार शंकर जी। केदार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, धन्यवाद। जो हाई कोर्ट का फैसला आपकी जानकारी में होगा कि किस तरह से आवारा जो मवेशी है उसमें गाय बैल से लेकर बकरी भी होती है और कुत्ते बिल्ली तक उसमें शामिल किए गए हैं। अगर वो ट्रैफिक को दिक्कत पैदा करते हैं, व्यवधान पैदा करते हैं, वो एक्सीडेंट की वजह बनते हैं, और इसके अलावा वो किसानों के साथ साथ खेतों में भी और गली मोहल्लों में भी दिक्कत पैदा करते हैं, उसके लिए हाई कोर्ट का बड़ा निर्णय आया है। मुझे लगता है कि ये एक तरह का अपने आप में माइलस्टोन है जो निर्णय हाई कोर्ट का है। आपकी क्या राय है? क्या इससे कुछ संकट कम होगा, कुछ आवारा मवेशियों का मसला नियंत्रित होगा? केदार जी, आवारा पशुओं का जो समस्या है वो देश का एक बहुत बड़ा समस्या हो गया है। और आपने देखा होगा कि पिछली बार जो यूपी का इलेक्शन था उसका सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा रहा है तो वो आवारा पशु का रहा है। तो आप इसकी प्रायोरिटी समझ सकते हैं कि आज देश में जो है वो आवारा पशुओं की दोनों वर्ग को तकलीफ है। जो उत्पादक है, किसान वर्ग है, उसको भी तकलीफ है, और जो शहर में रह रहा है, चल रहा है, सड़क पे आ रहा जा रहा, उसको भी बड़ी तकलीफ है। तो दोनों तरफ तकलीफ है और इस तकलीफ का समाधान होना चाहिए। इस पर जो कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट ने फैसला जो सुनाया है
वो स्वागत योग्य है। पर सवाल ये उठता है कि फैसला आने से, जैसे कि अभी रमेश साहब ने कहा, उसको जमीन पे एग्जीक्यूट करना। फैसले तो हमारे देश में हर दिन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, इतने अच्छे अच्छे कानून बने हैं कि उस हिसाब से तो हम लोगों को कोई तकलीफ आनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, फिर भी तकलीफ है। उसको एग्जीक्यूट करने की जो बात आती है वो बड़ी सोचने वाली बात है, उसको किस तरीके से किया जाएगा। आज सवाल जो ये उठ रहा है कि आज हमारे पास 5 करोड़ करीब का पशुधन मध्य प्रदेश में है, जिसमें से 2 करोड़ पशु है, 1 करोड़ भैंस है, 1 करोड़ बकरियां हैं। सवाल ये उठ रहा है कि इन 5 करोड़ पशुओं में ये जो 2 करोड़ वाला गोवंश वाला जो वर्ग है, यही आवारा क्यों है? बिल्कुल, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सोचने वाला बात। भैंस आपको आवारा नहीं दिख रही है, बकरी आपको आवारा नहीं दिख रही है, तो इस आवारा जो पशु है, इसकी समस्या के समाधान के लिए हम लोगों को इसका प्रोडक्टिव वर्जन में जाना पड़ेगा। इससे किसानों की आय, जो पालक है उनकी आय सुनिश्चित करनी पड़ेगी। इनसे उत्पादक रोल की तरफ जाना पड़ेगा, ब्रीड सुधार की तरफ जाना पड़ेगा। काफी लंबा विजन लेके इसमें सतत 7 से 8 साल तक हम लोगों को काम करने की जरूरत है। अगर ये काम अगर हम लोग करते हैं तो आप मानिए कि इस समस्या का निजात हो जाएगा। आवारा पशु में किसानों को सिर्फ गाय और इनसे ही तकलीफ नहीं है। आप वो घोड़ा रोज जो जिसको हम लोग जंगली बकरा कहते हैं, कोई नीलगाय कहते हैं, उसका बहुत बड़ा संकट मध्य प्रदेश में है। और जो ये संख्या दिखा रहे हैं कि 10 लाख करीब जो है वो पशु मध्य प्रदेश में है, वो आवारा है, ऐसा इनका मानना है। ये गणना बिल्कुल गलत है। करीब करीब 40 लाख से ऊपर पशु है। आप जिस भी गांव में जाए, आप हम सब लोग गांव के ही लोग हैं, और नहीं है तो भी गांव में आना जाना हमारा सतत बना है, योगीराज साहब का भी। आप जिस गांव में जाएंगे उसके बाहर आपको 50-100 पशु खड़े मिलेंगे। तो संख्या बहुत बड़ी है। केदार जी, जो हमारे पास आंकड़े वो ये है कि मध्य प्रदेश में गौवंश है 1 करोड़ 87 लाख 50 हजार। ये तो गौवंश, इसमें गाय बैल दोनों आते हैं। भैंस की हम बात करें तो वो 1 करोड़ 3 लाख से ऊपर है। 1 करोड़ 3 लाख, हाँ। भेड़ बकरी जो है वो 3 करोड़ 24 लाख है। और इसके अलावा बकरियों की हम बात करेंगे तो वो 1 करोड़ 10 लाख है, बकरा बकरी की बात करें। और ये जो सब खच्चर मिलाकर गधे हो सब उसमें शामिल हैं। सीधी सी बात है, इसमें जो मुद्दे की चीज है वो ये कि सबसे ज्यादा परेशानी होती है गौवंश से, जो सड़क पर मूवमेंट करते हैं और वो दुर्घटना की वजह बनते हैं, और उसमें किसान भी परेशान है, उसकी अपनी फसल भी चौपट होती है। मैं, रमेश जी मेरी इस बात से सहमत होंगे, आप भी इससे सहमत होंगे। इसमें बहुत सारा दोष जो है वो किसानों का है। किसान सुबह गाय को लगाता है और छोड़ देता है, शाम को जब गाय घर आती है फिर उसने गाय का दूध दुहा और उसको छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला घूम फिर कर किसानों पर आता है, गांव पर आता है, जिससे समस्या बढ़ रही है। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी योगेश जी भी हैं। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल ये कि जब से कानून बदला है, कांजी हाउस बंद कर दिए हैं ग्राम पंचायत में, नगर निगम में, नगर पालिकाओं में, तब से पूरे देश की समस्या है कि कांजी हाउस की वजह से, खत्म होने की वजह से किसानों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। और मैं तो ये कहूँगा कि जो समाज अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़कर आ रहा है, उस समाज में गाय गौवंश की कोई चिंता करेगा, ये मुश्किल लगता है। और ये जो सड़क पर घूमती गाय बैल हैं, वो ये बताते हैं कि समाज में गिरावट है, किसान की जो चिंता है उसमें गिरावट है। आपकी राय? नहीं, राघवन जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये किसान की गिरावट के चिंता में भी गिरावट है और समाज की भी गिरावट है जी। सबसे बड़ी बात है कि एक समय था, आप हम सब ग्रामीण परिवेश से आते हैं, गांव में चरनोई की भूमि हुआ करती थी। गांव में कई ऐसे गोचारण की व्यवस्थाएं होती थी, गाय जाती थी चर के और शाम को लौट आती थी, और जगह जगह घर के बाहर भी पानी के डबरे भरे रहते थे, वहाँ के पानी पीती थी जी। अब चूंकि वो सारी व्यवस्था ही खत्म हो गई, और मध्य प्रदेश में तो चरनोई की भूमि को डेलिबरेटली जानबूझ करके निपटाया गया पिछली सरकारों ने। लेकिन गोवंश की सबसे ज़्यादा चिंता करने वाली भाजपा सरकार में यदि गोवंश की ये स्थिति होती है तो ये भी बड़ी चिंतनीय बात है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि सुबह उन्होंने दूध लगा ली और दोपहर में उन्होंने गाय को छोड़ दी, आप यदि उसका उपयोग कर रहे हो तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उसकी, मतलब जैसे आप अपने बच्चे को पालते हैं वैसे ही आप गाय, अपने तो गाय की सेवा का बड़ा महत्व बताया गया। तो आप, अब वो जो भावना थी वो भावना ही खत्म होती चली जा रही। आज तो ये हो गया कि आपने उसका निचोड़ लिया पूरा और आपने उसको छोड़ दिया। तो ये जो प्रवृत्ति है ना, अब जैसे हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया,
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी खुद जब आदेश दिया, जब वो खुद एक सड़क पर जा रहे थे, उन्होंने गोवंश की ये स्थिति देखी। लेकिन यदि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस चीज़ को देख सकते हैं, तो मध्य प्रदेश में राजधानी में तमाम यह नेता आते जाते हैं, सड़कों से निकलते हैं, क्या उनको नज़र नहीं आता कि भोपाल की सड़कों पर क्या स्थिति है? और क्या हाईकोर्ट निर्णय देगा, हाईकोर्ट व्यवस्था देगा, तब सरकारें चेतेंगी? और गोवंश की, गोपालकों की, गायों की जो जगह जगह जो बना रखी उनकी व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश में की स्थिति क्या है, आप इस बात से अंदाज लगा लो। भोपाल के पास बैरसिया में हमने भी देखा, पिछले महीने देखा 100-150 गायें मृत पाई गई। मध्य प्रदेश का विश्व का सबसे बड़ा गो अभ्यारण्य सुसनेर की स्थिति है कि वहाँ भी गायें गर्मी के सीजन में बड़ी बेकार स्थिति में गायें वहाँ रहती। तो जिन चीज़ों के लिए सरकार ने प्रयास किए, जिन चीज़ों के लिए सरकार ने कदम बढ़ाए, गो अभ्यारण्य बनाए, उनकी हालत ही बहुत ख़राब है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की चिंता का विषय भी है, समाज की चिंता का विषय भी है। कोर्ट ने अपना काम कर दिया है, अब ये देखते हैं सरकार और समाज इसको कैसे लेता है। बिल्कुल, आपने ठीक जिक्र किया है कि ये जो घटना है जिसमें चीफ जस्टिस भोपाल से जौनपुर जा रहे थे, वो घटना है अक्टूबर 2021 की। और उन्होंने जब सड़कों पर आवारा मवेशी देखे, तब उन्होंने इसको संज्ञान लेकर इस बात पर चिंता की, और चिंता का नतीजा ये हुआ कि जो फाइन होता था 50 रुपये का, उसको उन्होंने बढ़ाकर 5,000 रुपये किया है। लेकिन सवाल यही है कि जो आपने कहा कि सरकारें किस पार्टी की है, गौवंश की चिंता करने वाली बीजेपी की है। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर जोड़ूंगा योगीराज जी कि बेहतर काम हो रहा है छत्तीसगढ़ में, जहां गोबर भी सरकार खरीद रही है, गौमूत्र भी ले रही है, और उस वजह से गौधन सड़क पर कम घूम रहा है। ये चिंता करने की जरूरत है। अगर अच्छा मॉडल है छत्तीसगढ़ का तो अपनाना चाहिए हर सरकार को। लेकिन मैं पहुंचता हूं रमेश जी आपके पास। सवाल ये कि सरकार तो अपनी जगह है, कोर्ट का फैसला है, क्या हमारे देश का किसान, हमारे क्षेत्र का किसान गायों की चिंता करेगा या 5,000 रुपये जुर्माने के लिए तैयार रहेगा? रमेश जी। राघवेंद्र जी, किसान 5,000 रुपये न 5,000 रुपये देगा और न वो गाय की चिंता करेगा। मैं आपको इसमें एक बात बता दूं कि इस कानून से बचने के, इस कानून की बात छोड़िए, बड़े बड़े खतरनाक कानूनों से बचने के लिए गांव के जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं वो भी तरकीबें सीख गए हैं। तो ये तो सफल होना नहीं है। लेकिन मैं आपको इसमें एक बहुत अच्छा सुझाव दूं, इसमें एक रचनात्मक बात मैं बताना चाहता हूं कि इसका समाधान कानून बना के तो हो नहीं सकता। इसका समाधान है कि इसके लिए गौशालाएं बने। अच्छा, उसमें क्या सरकारी स्तर पे अगर ये काम होता है तो भ्रष्टाचार का एक नया स्रोत हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में एक कंसेप्ट आया है, ये जो साधु महात्मा पड़े रहते हैं आश्रम बना बना के, तो सरकार इसमें ये करे कि इसकी एक जो आश्रम है, जो महामंडलेश्वरों के आश्रम है, मंदिरों के जहाँ जहाँ जो बाबाओं के आश्रम है, उनसे संपर्क करे और उनसे जो बड़े बड़े महात्मा है उनसे कहे कि वो अपनी बाबा मंडली को इसके लिए तैयार करे, और सरकार अपने स्तर पे बड़ी बड़ी गौशालाएं बनाए, वो भी मशीनीकृत, आधुनिकृत, और उसके माध्यम से उनको इस बात के लिए तैयार करे, उनको फंड दे। रमेश जी, मैं आपकी बात में एक चीज जोड़ना चाह रहा हूं कि अगर सरकार ये सब करे जो आप बता रहे हैं, उसके साथ साथ जैसे छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है कि वो गोबर खरीदती है, वो गौमूत्र खरीदती है, जब तक गौशालाओं को आप लाभ का धंधा नहीं बनाएंगे तब तक कोई गौशाला चलाने में रुचि रखेगा नहीं। क्योंकि सबको पता है कि गौशाला बननी चाहिए, बन भी जाती है मगर वो चल नहीं पाती क्योंकि वो घाटे का सौदा होती है। अगर वो उसकी कुछ चीज़ें सरकार खरीदना शुरू कर दे तो हमें लगता है कि जो आप बात कर रहे हैं उसमें महामंडलेश्वर भी, साधुओं के आश्रम भी, और गांव की जो पंचायतें हैं वो भी इस पर काम करेगी। क्योंकि कमलनाथ की सरकार इसमें निजी क्षेत्र को लाना चाह रही थी, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर रही थी। अगर वो इन्वॉल्व कर लेती तो मुझे लगता है कि गौशालाएं भी लाभ का धंधा बनती, लोग उसका गोबर बेचते, फिर दूध भी बेचते, उसके बाद जब गाय की मौत हो जाती तो वो उनकी हड्डियां और चमड़ी वो सब बेचने का काम करते। इसको जोड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं अर्थ से। अगर आर्थिक व्यवस्था इसमें मजबूत होती है तो सारी गौशालाएं चल जाएंगी। रमेश जी, इसी पे आ रहा था कि मेरा मतलब ये है कि पहले सरकार अपने संसाधनों से आधुनिक गौशालाएं तैयार करे, ये मंदिरों और मठों में, और इसमें बाबाओं को जो बड़े बड़े मठाधीश है उनके माध्यम से इसको जोड़े, और इसके बाद निजी कंपनी, सरकार खुद गोबर खरीदे या निजी कंपनियां जो जैविक खाद बनाती है उनसे कहे कि वो इसके लिए उचित व्यवस्था करे। इसके बाद उन्हीं आश्रमों में अच्छी नस्ल की गाय, ये जो आवारा गाय है, इनके जो गाभिन करने के लिए
आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके इनकी दुधारू गायों की नस्ल पैदा करें, इसके उससे उसका जो दूध है, तो इससे आज आश्रम चलाना मुश्किल है। आश्रम वालों को इसकी जो जैविक खाद के जो माध्यम से आमदनी होगी, वो इसके दूध से आमदनी वो होगी, तो इससे ये मतलब ये जो साधु परंपरा है ये भी सार्थक होगी। हमारी जो आवारा पशुओं की समस्या है इसका समाधान भी होगा, और उसका जो जैविक खाद के रूप में जो गोबर का उपयोग होगा उसका समाज को, कृषि को लाभ होगा। और मैं यही कहना चाहता हूं कि जिसमें मतलब साधु महात्माओं को और निजी क्षेत्र को, और अगर संभव हो तो अगर कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी इसमें कोलैबोरेट करती है वो करे, लेकिन इसके लिए आधुनिकीकृत और मशीनीकृत गौशालाएं बना के सरकार दे। इसमें एक समस्या और आती राघवेंद्र जी, कि जब ये फंडिंग जब होती है तो जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी के लोग फंडिंग हासिल करने के लिए ये गौशाला के नाम पे ले लेते हैं, और उसके बाद वो गाय मरती है। तो इसमें आम आदमी, पंचायत है, पंचायतों में भी यही होता, पंचायत ये मतलब आम आदमी के स्तर पे ये व्यवस्था फैल रहेगी। सबसे अच्छा तरीका, क्योंकि मैंने देखा कई साधु महात्मा इस चीज को चलाते हैं लेकिन उनको फंड नहीं मिल पाता। अपने बुधनी के पास में एक गौशाला है, वो भी बहुत कोशिश करते हैं कि उनको कुछ पैसे मिल जाए, लेकिन कोई नहीं देता। इसके अलावा ये बरखेड़ा के पास है, वो भी ये करता है लेकिन उसको भी कोई पैसे नहीं देता। तो सरकार इनकी मदद करके और इस माध्यम से अगर निजी क्षेत्र और ये साधु जो समाज है इसको जोड़ के अगर करे तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा कारगर होगी। बिल्कुल रमेश जी, इसमें एक चीज और हो सकती है, मैं केदार जी से पूछूंगा कि लकड़ी की जगह गौकास्ट का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। अब ये गौकास्ट खाना बनाने से लेकर जो अंत्येष्टि तक के स्थल हैं वहां भी लकड़ी की जगह गौकास्ट की जरूरत है, डिमांड भी है। अगर ये जो गौशालाएं बनती हैं वो गोबर से गौकास्ट बनाती है तो वो भी एक तरह का आय का जरिया हो सकता है। इसके साथ साथ सरकार ने अब अध्यादेश बनाकर इसको राज्यपाल के पास भेज दिया है, कानून बन जाएगा ये 5,000 रुपये फाइन का। तो जो गांव में कई बार उनकी जो गणना होती है मवेशियों की, उसमें जो निजी गाय बैल होते हैं वो भी आवारा घूमते हैं, तो उसमें बाकायदा एक उनके कान में वो लगा देते हैं टोकन बना कि उसमें पता चलता है कि ये प्राइवेट है, और फिर उनसे जुर्माने की राशि वसूल हो सकती है। तो कानून का एक डर और गौशाला को अर्थ से जोड़ना, गौकास्ट बनाना, गोबर खाद बनाना, ये सब चीजें मिलजुल कर गाय को भी बचाएंगी, आवारा मवेशियों को सड़कों के बजाय गौशाला में भेज देंगी, और कहीं ना कहीं ये खेती को भी उन्नत बनाएंगी। केदार जी, आपकी इसमें क्या राय है, क्योंकि आप किसानों से जुड़े हुए हैं, किसानों के नेता, अगर आप इस अभियान को चलाएंगे तो मुझे लगता है कि ये भी व्यवस्था के साथ साथ पुण्य का काम भी होगा। आपकी राय? नहीं जी, बिल्कुल मैं आपसे पूर्ण सहमत हूँ, और इसमें हम लोगों को राजनीति से ऊपर उठ के आना पड़ेगा। ये हमारे जीवन मरण का सवाल है, हमारी आस्था का सवाल है, और हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का सवाल। जब हम सोने की चिड़िया थे तब हम यूरिया डीएपी के दम पर सोने की चिड़िया नहीं थे, हम इन्हीं गोवंश के दम पर थे। ट्रैक्टर तो अभी आया, इसके पहले हम लोगों का खेती कार्य पूरा इन्हीं के उससे होता था जी। तो आज भी हम लोगों को, जो शुरुआत में मैंने कहा है कि इसको हमको प्रोडक्टिव वर्जन में लेके आना पड़ेगा। अभी आज की तारीख में गोवंश जो है वो नॉन प्रोडक्टिव हो गया है। इसमें एक तरफा कुछ भी नहीं हो सकता है, ना सरकार खुद कर पाएगी, लेकिन केदार जी, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया हुआ है, उस पर भी किसान संघ आपका अध्ययन कर सकता है, और वो अध्ययन करके आप गांव देहात में उसको लागू कर सकते हैं। वो तो सबसे बेस्ट मॉडल दिया है, और मैं तो तारीफ करूंगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी की, और मध्य प्रदेश में उन लोगों को सीखना चाहिए कि एक तरफ गोवंश के लिए 20 रुपया पालने का पैसा था, उसको आपने 40 पैसा कर दिया। जैसा योगी राज साहब ने कहा कि इस कारण 40 पैसे में तो आप आज की तारीख में मोटर का पंप नहीं चला सकते, उसके लिए पीने का पानी बाहर नहीं निकाल सकते हो, तो कैसे उसका गोबर उठेगा, मजदूर आएगा, भूसा आएगा, उसका टीकाकरण होगा, उसके लिए शेड बनेगा, कौन सफाई करेगा, इतने रुपए में कैसे संभव है। दूसरी बात, आज किसान के लिए इतना चैलेंज है कि उसकी खुद की आमदनी जो है वो 27 रुपया रोज की बची है। आज आप उसके भूसा लेने जाइए, 13 से 15 रुपए किलो हो गया है। अभी रमेश साहब को भी पता होगा, इस बार चने का इलाका बढ़ गया तो 13-15 रुपए हो गया। लेकिन केदार जी, मैं बहुत माफी के साथ कहूंगा कि इसमें किसान बहुत बेईमान हो गया है। गौवंश के मामले में किसान की ज्यादा, मैं किसान को रॉन्ग साइड मानता हूं। उसके पास मवेशी, ऐसा नहीं कि ये सारे आवारा हैं जो सड़क पर दिख रहे हैं आपको, इसमें 50% से ऊपर तो किसानों के गाय बैल है जिनको वो दूध लेकर छोड़ देता है। अगर किसान अपनी ये बेईमानी कम कर देगा तो समस्या आधी रह जाएगी, फिर आधी का समाधान तो आसानी से ढूंढ सकते हैं।
नहीं, ये 100% किसान के हैं, 50% मत कहिए, 100% है। गाँव में ये समस्या इसलिए कंट्रोल्ड है कि मेरे पशु अगर हैं और वो आवारा है तो मेरे पड़ोस के 2 मेरे रिश्तेदार नातेदार ला के मेरे घर छोड़ देंगे। ये शहरों में ये तकलीफें हैं। तो इसके लिए जो आपने कहा था कि पहले हमें आइडेंटिफिकेशन, हमें तकलीफ पता होनी चाहिए। तकलीफ पता हो गई कि आवारा है, अब इनको हमारे को सेपरेट करना पड़ेगा, 2 तरह का टैगिंग करना पड़ेगा। आवारा पशुओं को अलग चिन्हित करना पड़ेगा और पालतू पशुओं को अलग चिन्हित करना पड़ेगा। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, उस पे मार्किंग नंबर है आधार कार्ड की तरह, और वो कानों में लगे हुए हैं पशुओं के। हाँ, टैग लगे हुए हैं बकायदा, टैग लगे हुए हैं। उन टैग को आप जोड़ दीजिए, अगर वो रेड और ग्रीन में कर दीजिए, रेड का मतलब आवारा है, ग्रीन मतलब किसी का मालिक का है तो उसको पकड़ के उसके जुर्माने की बात की जाए। सवाल ये उठ रहा है कि इस लेवल की समस्या के लिए हमारे पास इनोवेशन क्या है। सरकार के आईएएस अधिकारी विदेश में टूर करने जा रहे हैं, कौन कौन सी चीजों पे इनोवेशन करने जा रहे हैं जिनका भी हमारे वर्तमान से कोई मतलब नहीं है, फ्यूचर से मुझे आधे से मतलब नहीं दिखता है जब मैं उनकी रिपोर्ट पढ़ता हूँ। ये ज्वलंत समस्या है जिसके ऊपर हम लोग अगर बात मजे के लिए जाते हैं, वो टूरिज्म के लिए जाते हैं, तब साफ गलती उनकी है और माता हम किसानों पे फोड़ेंगे। ये तो चलने का सवाल ही नहीं उठता है। भाई हमने उनको चुना क्यों, उनको तनख्वाह हम क्यों दे रहे हैं, उनको बिठाया क्यों है? इसीलिए बिठाया है कि भैया आप जाके हमारी जो तकलीफ है उसका समाधान करो। गलती तो किसान की पहले है केदार जी, इसमें देखिए अधिकारी सरकार बाद में, किसान पहले, क्योंकि किसान आप पॉलिसी हमारे लिए इतनी फेवरेबल बना दीजिए, आप बोल दीजिए कि हम कल से खरीदेंगे, गोबर खरीदेंगे, हम सब पकड़ पकड़ के बांध ले। अगर हमारी गाय से 20 रुपए रोज की हमको आमदनी होना लग जाए तो रोजगार तो है ही भारत में। हम यूरिया 4000 रुपया पर बैग का यूरिया का हम लोग आपकी सारी बातें, केदार जी आपकी सारी बातें सही, लेकिन किसानों की इसमें हम जी भर के आलोचना कर रहे हैं कि वो गाय को सड़क पर आवारा छोड़ता है, दूध लगाता है सुबह शाम, इसके बाद उसकी चिंता नहीं करता। इसमें बहुत बड़ी गलती किसानों की है। सरकार अफसर बाद में आते हैं। हम डिबेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका वास्ता खेती से है, मैं गांव से आता हूं, योगीराज जी गांव से आते हैं, तो हमें पहले किसानों की गलती को मानना पड़ेगा। किसान अगर इसमें तैयार हो जाए तो ये समस्या 90% अपने आप सुधर जाएगी। मैं लौटूंगा आपके पास। योगीराज जी, सवाल यही है कि जो समस्या है उसकी जड़ किसान के पास है। अगर किसान अपना उसकी पकड़ मजबूत करेगा तो ये जो आवारा मवेशी की समस्या कब से शुरू हुई? जब से कांजी हाउस बंद हुए, जब से नगर पालिकाओं नगर निगम में कांजी हाउस बंद हुए। इसका मतलब कि किसान दंड से मानता था, फाइन से मानता था। जब से ये नियम खत्म हुआ है तब से वो खुला हो गया है और बेशर्मी से गाय का दूध लगाता है और सड़क पर उसको छोड़ देता है। आपकी अंतिम राय इस पर? नहीं, बिल्कुल राघवेंद्र जी आप सही कह रहे हैं। पहली कड़ी तो इसमें किसान ही है, इसके बाद ही फिर कोर्ट और सरकार और मठाधीश और संत महंत और महामंडलेश्वर सब आते हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसानों की। और आप ये देखो कि ग्रामीण अंचलों में अभी आप जाओगे तो किस कदर समृद्धि आई हुई है। हर घर में आपको बाइक मिलेंगी, अधिकांश घरों में आपको बोलेरो और ट्रैक्टर, तमाम तरह की चीज़ें मिलेंगी। तो जब आप इन चीज़ों पे इतना खर्च कर रहे हो तो आप गाय पे क्यों खर्च नहीं कर सकते? आप हमेशा गाय को ये क्यों मान के चल रहे हो कि साहब गाय हमें प्रोडक्ट देगी तभी हम उसकी रक्षा करेंगे? अरे ये तो आप ये ना वो प्रोडक्ट दे रही तब भी नहीं कर रहे हैं, दूध देती तब भी नहीं करते रक्षा। मैं वही तो कह रहा हूँ, मान लो वो कुछ भी नहीं दे रही तो ये तो रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है। जैसे आपने एक बाइक खरीदी, वो आपको क्या देती? केवल आपको आने जाने का माध्यम मिलता है ना, बाकी तो उसकी रिपेयरिंग और उसकी सर्विसिंग ये सब आप ही कराते हो ना। बिल्कुल। तो ये जो रिपेयरिंग और सर्विसिंग की जिम्मेदारी आपकी है गाय की। बिल्कुल। वो जब तक दूध दे रही है तब भी, और जब दूध नहीं दे रही तब भी। बिल्कुल। रमेश जी से पूछ रहे थे। रमेश जी, इसमें सबसे बड़ी जो गलती का केंद्र है वो गांव है और किसान है, क्योंकि शहरों में लोग गाय नहीं पालते, ना शहरों में गाय पैदा होती है, वो तो गांव से चल के शहरों में आती है ज्यादातर। तो कहीं ना कहीं इसमें पहला जो मामला है, पहली गलती है, पहला जो विलेन है, खलनायक, वो किसान है और गांव है। आपकी राय? इसमें कोई शक नहीं है, 100% किसान इसके लिए जिम्मेदार है। एक बात बताइए, कोई मंगल ग्रह से तो ये आते नहीं है, ना पाकिस्तान से आ रहा है। जानवर जो ये पूरे पालतू जानवर है और किसानों ने छोड़ रखे हैं। इसमें से बहुत सारे किसान तो ऐसे हैं जो, मतलब आपने सही कहा, सवेरे दूध निकाल के भगा दिया, शाम को दूध निकाल के भगा दिया। अच्छा, उनकी पहचान हो नहीं पाती, और पहचान हो भी जाए तो कोई कुछ कर नहीं सकता। कि कांजी हाउस है नहीं, कानून है नहीं, जुर्माना या कोई इसमें पेनाल्टी या दंड का प्रावधान है नहीं है। तो इस कानून से कम प्रथम दृष्टया एक फायदा ये हो जाएगा कि जो किसान आसपास गांव में या आसपास के गांव के किसान
इनको सुबह शाम छोड़ देते हैं तो उन पर प्रतिबंध लग जाएगा। लेकिन फिर भी जो आवारा जानवर सड़कों पे जो जिनकी कोई ऑनरशिप नहीं है, जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो समस्या के वो उस समस्या का समाधान फिर भी ये कानून नहीं करता। लेकिन फिलहाल प्रथम दृष्टया ये कानून ठीक है, संतोषजनक है, कम से कम कुछ तो पहल हुई सरकार की तरफ से। बिल्कुल। केदार जी, आपकी टिप्पणी। देखिए साहब, मैं इस बात में सहमत हूं कि कहीं किसान की चूक है, पर आपको किसान का पहलू समझना होगा। ना आज आप देखिए इसमें हम जब समझेंगे ना कि केदार जी सुन तो लीजिए, जब हम समझेंगे ना तो किसान उसमें लिबर्टी लेगा, क्योंकि गाय और किसान दोनों साथ हैं, चोली दामन का साथ है। मेरे यहाँ 100 सांड है, मैं क्या करूं बताएं आप सर, उसका क्या उपयोग? चलिए सांड तक की बात तो ठीक है, अगर वो गाय को पाल लेगा तो वो सांड तो बहुत कम बचेंगे। सर अब मैं गाय की बात कर रहा हूं। मेरी गाय 1 लीटर दूध देती है और उसका खर्चा पालने का रोज आ रहा 150 से 200 रुपया। 200 रुपये से नीचे कोई गाय नहीं पल रही है, मुझे दूध मिल रहा है 40 रुपये। मेरा सवाल यह है सर कि मध्य प्रदेश में जो कृत्रिम गर्भाधान की जो प्रक्रिया लेके आए थे नस्ल सुधार के लिए जी, वो 5% भी सक्सेस नहीं है। उस पर हजारों करोड़ रुपए का खात्मा कर दिया गया है। ईटिंग मीटिंग चीटिंग हो गई है उस पर। जब तक हम लोग एक ज्वाइंट वेंचर नहीं चलाएंगे, हाथ से हाथ मिलाकर काम नहीं करेंगे, एक दूसरे पे दोषारोपण करते रहेंगे, तो इस चीज का समाधान नहीं आएगा। आपकी बात सर सीधी बात केदार जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कौन किसान 100-150 रुपए गाय पर खर्च कर रहा है? किसान इतना खुदगर्ज हो गया है कि वो सिर्फ दूध लगातार छोड़ देता है, सड़क पर जो वो खाती है पीती है उसके बाद फिर कर लेता है। वो किसान गिने चुने होंगे जो 150 रुपए किसी गाय पर खर्च कर रहे हैं खाने पर। संख्या 5% है सर, वैसे किसानों की गांव में 5% है, ऐसे तो 2-4% अपने माँ बाप को भी छोड़ देते। बिल्कुल बिल्कुल। तो 95% मेरे गाँव की बात कह रहा हूँ, जिनके पास अच्छी ब्रीड है वो तो आप ये पूरी आपकी वीडियो में देखिए, छोटा बच्चा बछड़ा भी दिख रहा है मुझे 1-2 महीने का जी। और जो पूरी नस्ल को आप देखिए, इसमें हमारी पूरी देसी नस्लें, कोई भी गिर राट साहिवाल नस्ल का एक भी गाय मुझे इसमें नहीं दिख रहा। तो जब तक हम ब्रीड सुधारने का काम नहीं करेंगे, इसको प्रोडक्टिव नहीं बनाएंगे, इनको रोक के इनके गोबर से ब्यूटिशन का काम नहीं करेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी समय की तंगी है केदार जी। आपने जो मुद्दे की बात कही कि सबको मिलकर काम करना पड़ेगा और किसानों के लिए इस पर लड़ना पड़ेगा। किसान सरकार से लड़े, आपके नेतृत्व में लड़े कि आप नस्ल सुधार करिए, आप जो हाइब्रिड की बात कर रहे हैं वो करिए आप, तब हम गाय को बचाएंगे। लेकिन अगर हम किसान को खुला छोड़ देंगे तो ये गाय की तरह किसान भी इस मुद्दे पर आवारा हो गया है। मेरा ये मानना बहुत कठोर शब्द है, लेकिन किसान जब इस मुद्दे पर आवारा हुआ है तब सड़कें गाय बैल से भर गई है, वो एक्सीडेंट कर रही है। चीफ जस्टिस को इस पर संज्ञान लेना पड़ रहा है, 5,000 रुपए तक का फाइन हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर कुछ काम करेगी। हाईकोर्ट ने अपना काम कर दिया है, सरकार का जिम्मा है और उसके बाद समाज की जिम्मेदारी है। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। केदार जी आपका भी बहुत धन्यवाद, रमेश सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और योगीराज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए INTO 24।